नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुष्मिता नाम की लड़की की प्यार भरी कहानी बता रही हूँ। सुष्मिता सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी में ही मैंने उस रिश्ते के लिए कोशिश शुरू कर दी। सुष्मिता के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दिया, मगर सुष्मिता की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुए। पहली शर्त तो ये थी कि शादी की फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शर्त के बारे में भी जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना ज़रूरी है। मगर सुष्मिता के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने उसके किसी भी शर्त को इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरी शादी में जिससे ज़्यादा प्यार करता था उस लड़की से ही हो रही थी, और मैं जानता था कि मैं सुष्मिता से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। 14 फरवरी के पहले संडे को मेरी शादी सुष्मिता से तय हो गई। सुष्मिता को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच कर फूले नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद रात को 3 बजे सुष्मिता की विदाई होकर मेरे घर आ गई थी। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया था। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शर्त सुन ले। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मंजूर है तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। सुष्मिता के मुंह से पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल में तो कुछ होने लगा। तुम औरत होके ही तलाक की बात कैसे कर सकती हो? मैंने दिल में सोचा। तब सुष्मिता ने बताया, आगे विदाई मेरी शर्त बहुत आसान सी है। वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी ही मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त किसी से मांगूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन रात 9 बजे से कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी भी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो। सुष्मिता ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, सुष्मिता है कैसी अजीब शर्त है। अगर तुम मुझे इतनी इसकी वजह से बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी तो रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन सुष्मिता, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चाँद जैसा मुखड़ा रात को क्यों न देख सकता? मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि सुष्मिता की ये अदाएँ हैं, मगर ये तो सीरियस ही थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। सुष्मिता ने मुझे गमगीन कर दिया था। मेरे होशो हवास गायब हो गए थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगी तो रात, तुम कहो दिन।
कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया था कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, सुष्मिता मेरे साथ मौजूद ना होती। धीरे धीरे ये बात सब तक फैलने लगी कि रवि की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे सुष्मिता की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब किस्से ही गढ़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था। एक हफ्ता निकल गया, सुष्मिता ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे में बल्ब खराब कर दिया, उतरकर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, सुष्मिता ये क्या हरकत है? बोली, तो इसीलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। सुष्मिता की ये बात सुनकर मेरे को शक बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसे चेहरे से ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं दिखा सकती। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था, मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा सुष्मिता बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का क्या माजरा है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था सुष्मिता की बेताबी की कोई वजह है। हर वक्त किसी का इंतज़ार करती रहती है, उसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती है और जिसे ही फ़ोन आता है हल्की आवाज़ में बात करने लगती है। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसीलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन सुष्मिता के बात करने के बाद उसके फ़ोन में अंदर मैंने चेक किया कि वो किसी और फ़ोन पर बात करती है। वे उसके मायके वाले का फ़ोन नहीं था, बल्कि वो किसी और आदमी से बात करती थी। सुषमा ने आखिरी बार जब फ़ोन बात की तो मैंने ये मर्दाना आवाज़ सुनी थी, जिससे अंदाज़ हो रहा था कि सुष्मिता किसी गैर आदमी से बात करती है। तब उसे जिसे मेरी ज़िंदगी का सुकून चैन लौट गया। बीबी खूबसूरत तो थी, मगर खूबसूरत नहीं। मैंने सोचा कि अब सुष्मिता के बात करने की बजाय अपने मामले में तय तक पहुंचूंगा की कोशिश करूंगा और जल्द ही सुष्मिता का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मामला क्या है। एक दिन मैं ज़रा रोज़ जल्दी से आ गया था। उस दिन सुष्मिता फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसी चेहरे से देखी जा रही थी। एक मुझे अंदर आता देखकर हैरान हो गई और बोली, अब तो रात को 8 बजे आने वाले हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों? तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से मुंह पर कदर हरांगी हो रही थी? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, सुष्मिता बोली, बात संभालते हुए एंड किया वक्त दरवाजे पर बेल बजा और शक की नज़रों सुष्मिता की तरफ देखा। सुष्मिता का रंग जैसा नीला पड़ गया था और दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और था। शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर विक्रम को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर विक्रम मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी जानते थे और मेरी इस बात चिंता होती थी कि मगर अब काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूँ कहिए कि 2 साल में हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था कि हमारे यह इलाके का सेक्टर में है, मगर अपने काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। अचानक विक्रम के सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इंतज़ार नहीं किया। फ़ौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार? इतने ऐसे मुलाकात नहीं हुई। सेक्टर का अंदाज़ तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। इससे अंदर ड्राइवर रूम में ले गया और मगर हैरान था कि सेक्टर को अपने घर का कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता चला
कि यहाँ रहता हो। बातों बातों में विक्रम से बात करने की कोशिश में बोला, यार ये कोई बात है, हम पुलिस वालों का अपने इलाके में हर बंदे का पता होता है। तुम विक्रम की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सुष्मिता को विक्रम का इंतज़ार करते पाया था। जानता था कि जिस अंदाज में सुष्मिता टहल रही थी, यकीनन वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। इफेक्ट फंड से एक आदमी विक्रम निकला तो विक्रम को मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ आई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि अगर विक्रम और सुष्मिता के बीच कुछ चल रहा है। इसीलिए मैंने सुष्मिता से ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल से ही रखता। सुष्मिता पर किसी का भी किस्म की शक का इंतज़ार न करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी सुष्मिता मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो करूँगा जो उसने सोचा। कि अगर मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही तो मैं भी उसके साथ वो करूँगा जो उसने सोचा भी नहीं था। दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूँ। उस रात मैंने सुष्मिता का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि सुष्मिता रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद विक्रम वाली गुप्ती भी सुलझ जाएगी। लेकिन पहले उसने चेहरे को बेनकाब करना ज़रूरी था रात के वक्त, क्योंकि कमरे का बल्ब बंद होता था। सो मैं अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रखती। सुष्मिता मेरे पास आई तो मैंने उसके बाजू ठाना ताकि वो एंड तक वक्त पर भागने ना पाए, और फिर अपने जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे के तरफ जैसी ही की तो मेरी चीख निकली। निकलते बच्ची हैरान से मारे तो मुझसे बात ना हो रही थी। सुष्मिता, ये तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझ में इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्चा मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्यों ज़रूरत थी? मैंने नफरत से सुष्मिता की तरफ देखा। उसने चेहरे को रोशन एकदम बदल गई थी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, भगवान के लिए मेरा बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है मैं वो सब की सब दूर करूंगी। आपका दोस्त विक्रम मैं जानती हूँ। आप जो शक है मैं आपको सब बताती हूँ। आप बैठे तो सही। सुष्मिता रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। उस कदर मिन्नतें कर रही थी कि चाहे कर भी उन्हें धुतकार नहीं सकता। बताऊंगा सुष्मिता क्या बात है, क्योंकि तुम ऐसा क्यों? विक्रम से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मैं अब बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझसे धोखा करोगी तो मैं भी उससे दूसरी शादी कर लूँगा। उसे वो दुख दूँगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाऊँगी। तब सुष्मिता ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी गमजुदा हो गया। अब तो जानते ही हैरान हमारा घराना विक्रम कदम मैडम है। मैंने भी अब होश संभाला तो अपनी मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। वो मुझे नौकर और नौकरानी ये रहने में कमरा पर छोड़कर खुद अपने नौकरानी और कामों से निकल जाते थे। जब मम्मी को कोई बात करनी तो वो मुझे पैसे की गड्डी थमा देती थी और फिर शॉपिंग करवाने के लिए जाती थी। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, मैं उसके प्यार के प्यासी में, मगर मैंने कभी लेकिन माँ कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उस रुपए में मेरे अंदर बहुत सारे मायूसी पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानी उसे दोस्ती करती,
मगर फिर जब वो एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानी से उससे बातचीत करना भी छोड़ दिया था। अब मैं भरपूर मायूसी आ गया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने इंतज़ाम नहीं दी थी इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती थी कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात ना कर पाऊँगी। पापा भी अपने काम में बिजी रहते थे, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूत था। मैं उदास थी। सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूँगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई। मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाज़े के अंदर घुसी, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी उस कदर रोशन ख्याल में चुकी थी कि वो अपने शर्मों या भी कोई भूल चुकी थी। इसी एक लम्हे में मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी थी। मुझे उन औरत से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोग को बुलाई के पाठ पढ़ाती है और ख़ुद उनकी किरदार किस कदर भयानक होता है, ये कोई सोच नहीं सकता था। माँ से नफ़रत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई थी। नाइट क्लब में जाने लगी। मैं ऐसी बनकर जाती थी, हर कोई मेरी तरफ खींचा चला जाता था, लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी। मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती थी कि मैंने अपने माँ से बदला लेने के लिए, हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुँचा रही थी। अब मैं रात को देर तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही थी, और मैं उन सब चीज़ों से बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात को मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती है, मगर मैं उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आँख खुली थी, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट के अंदाज़ा हो गया था कि किसी मजहब इंसान की रिहायशी कमरा है। और फिर भी जब वो लड़का मेरे सामने आया था, वाकई में मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी, जबकि वो एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नज़रें नीचे कर ली। कहने लगा, कल रात में अपने एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होगी। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नौजवान पर मुझे शक, गुस्सा आया, और फिर उसकी हुलिया ऐसा था कि मुझे इससे और नफ़रत महसूस होने लगी। उस दिन मैं तो वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे इससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी नहीं थी, ना मैंने उसकी शुक्रिया अदा किया। वजह शायद मैं उसका वो हुलिया था जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफ़रत की थी। उन दाढ़ी के लिए मजबूत मगर आदमी के मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता है, कहता है कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलिया ने जब ये बात देखी तो वो बोली कि तुम उसे अपनी जान क्यों नहीं छोड़ लेती। ये तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेली की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम रिंकू था। एक दिन उसने मुझे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है और मेरी सहेली के सामने खुद को साबित करना। तब
हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात को जब वो नाइट क्लब से निकल रही थी तो वो मुझे मेरे सामने दिखाई दिया। हकीकत से झूठी हुई नज़रें, वो मेरी मोहब्बत से वहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोज़ाना मुझे परेशान करता है। मैंने इसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट में फैसले से चलकर हमारे साथ आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले गई। मैं अपनी सहेली के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। बहरहाल उसको थाने पहुंचा कर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मगर फिर अगले दिन सहेलियों ने भड़काने पर उसकी हालत मालूम कर लूँ मैं थाने चली गई। मगर थाने पहुंचकर जैसा मेरा कलेजा ही कट गया। पुलिस वालों ने मार कर उसका हुलिया ख़राब कर दिया था। वो बहुत बुरा कर लग रहा था। चेहरे पर खून से निशान थे। आँखों में के पास चोट लगी थी। आँखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफसोस हुआ। उसकी आँखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने आपका मामला भगवान पर छोड़ दिया है। खुदा तुम्हारी रातें कभी पूरी सुकून ना हो। उसकी बदुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इंतज़ार नहीं किया। तरकीब सुबह की 8:09 बजे रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। और हम लोगों की आदत की थी, हम लोग सारी रात जागते और दिन के वक्त होते ही, क्योंकि इस बात का मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सो कर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो गया होगा। मगर ये जलन बढ़ती गई, यहाँ तक कि रात 8 बजे मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना दानों से भरा हुआ सूरत देखकर चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ गया था। सुबह के वक्त मैं तो सोई हुई थी। सोचा कि उसी वक्त अस्पताल चली जाऊँ। डॉक्टर ने दवा लेकर आऊँगी ताकि ये मुसीबत से जल्दी मेरी जान छूट दे। उस जाम डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने ख़त्म हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकलते और मेरी बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की। उन्होंने मुझे गलत दवा दी है। मगर फिर 2-3 डॉक्टर के बदल कर देखा। उसके बाद ही मुझे मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ने वाली। जिनका भी समझ रही हूँ उसके बाद मैंने क्या नहीं किया, मगर ये दाने ख़त्म होली का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे उस लड़के की बदुआ लगी थी। भगवान न जाने अब वो किस हालत में होगा। मैं जानती हूँ कि वो मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। सुष्मिता का बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। सुष्मिता इस कदर तेज लड़की होगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। शक्ल व सूरत से वो ऐतिहासिक मानुस लग रही थी। फिर उसकी उम्र भी कम 20-21 साल की होती। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक़ उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरत ऐसी भी देखी है जो 40 की उम्र में भी
इतनी ही सादा रहती है। ज़िंदगी का कोई 18 साल की लड़की भी नहीं होती, मगर अपनी बीवी की ज़ुबान उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात विक्रम की, तो उसने मुझे बताया था कि वो विक्रम से रिंकू के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर रिंकू कहाँ गया कोई नहीं जानता था। विक्रम ने यकीन दिलाया, पर मैंने सुष्मिता की बात मान गया था, मगर मुझे उस पर बड़ा शक होता था। मैं उस पर इस पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया, और रात को मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाता तो अजीब सी अधूरापन महसूस होता था। दिल चाहता था कि दूसरी शादी करो, मगर फिर सुष्मिता की हालत देखकर सोचता था कि उस सब में उसका क्या कसूर है। जो होना था वो तो हो गया, मगर अब सुष्मिता ने अपनी ज़िंदगी बदल दिया है। मेरे ख्याल से उसकी बीते हुए कल की सज़ा मिली है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही है?